बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम राज की बात डॉक्टर नुमान के साथ में खुश आमदीद। फ़िज़ियोथेरेपी कौंसल कब बनेगी? फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी के तमाम मसाइल का असल ज़िम्मेदार कौन है? सीनियर और जूनियर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के इख्तलाफात किस तरह से ख़त्म किए जा सकते हैं? और फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी को हुकूमती सतह पे अपने मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? इस तरह के और बहुत से सवालात के जवाबात जो हर फ़िज़ियोथेरेपिस्ट जानना चाहता है, आज हम जानेंगे अपने मुल्क का एक बहुत ही मारूफ़ नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनको फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी में एक ख़ास मुकाम हासिल है। डॉक्टर आमिर सईद साहब आज हमारे साथ होंगे। डॉक्टर आमिर सईद हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। इसके अलावा प्राइवेट सेटअप अपने रन कर रहे हैं और सर से हम इस तरह की बहुत सी राज की बातें जानने के साथ साथ सर की कामयाब प्रोफेशनल ज़िंदगी का राज जानेंगे। तो ये वीडियो एंड तक मुकम्मल देखिएगा। सर, मैं एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़िज़ियोथेरेपी कम्युनिटी के तमाम मसाइल का असल ज़िम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले मैं डॉक्टर नुमान तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा स्टेप लिया। इस कम्युनिटी में बहुत कम लोग हैं जो इस वक्त अपनी कम्युनिटी को साथ लेकर चलना चाह रहे हो। फिज़ियोथेरेपी कम्युनिटी को इस वक्त तबाह बर्बाद करने में आपके कुछ सीनियर्स का हाथ है। नाम मेंशन नहीं करूँगा, सारी दुनिया जानती है वो कौन है। जिनको अपनी सीट का शौक़ है। आप मुझे एक बात सर सिंपल बताएं, आपके प्राइवेट के जितने लोग हैं, अलाइड का डीन कौन है? वो सारे डीन हैं। आज आप उनको हटा दें, आपकी आई कौंसल बन जाए डीन, सारी शिप ख़त्म हो जाती है, अलाइड से आउट हो जाएंगे आप लोग। तो इसका मतलब है सीनियर ने देखें, कॉलेज खोलना कोई बुराई नहीं है, मैं कभी इसको बुराई नहीं समझता। इल्म वो चीज़ है जिसको मैक्सिमम फैलाना चाहिए। हदीस शरीफ है कि आपको चीन तक भी जाना पड़े तो जाएं ज़रूर। कॉलेज खुलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज के SOPs रखना वो मेन चीज़ है। यहाँ पे आप 5-5 मरला में कॉलेज खुले, 3-3 कनाल में खुले, 4 कनाल SOPs हुए, कोई फ़ायदा नहीं है। 4 कैनाल के साथ जब तक आप स्टूडेंट को क्लिनिकली अटैचमेंट नहीं देंगे, आपकी जो आने वाली नस्ल है वो तबाह बर्बाद है, और उसका ज़िम्मेदार वो कॉलेज का ओनर है और कोई नहीं है। यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टूडेंट आते हैं, जब उनसे बाय गॉड, मैं जब किसी को जॉब ऑफ़र करता हूँ तो मैं उनकी वीडियो ज़रूर रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन मैं किसी का नाम, किसी की शख्सियत नहीं दिखाऊंगा। मैंने एक बच्चे को पूछा कि शार्टिक नर्व की सप्लाई क्या है, कहाँ से आती है? कैन यू बिलीव? वो कह रही है C3 C4 से आती है। मैंने उसको कहा, मैं बच्चे तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हें नहीं पढ़ाया गया। देखें, अब इस वक्त कई ऐसे सीनियर हजरात या HODs या टीचिंग लेवल के लोग ये कहेंगे जी हम पढ़ाते हैं, बच्चे नहीं पढ़ते। और भाई ये वो सिंपल सवाल है, अगर उस बच्चे को आप एक वार्ड के अंदर जाके बताओगे ना जिसको शार्टिक नर्व का प्रॉब्लम हो और कमर से नीचे आता है, तो वो मेरा नहीं ख्याल वो C3 C4 कहेगा ना। वो पजल हुई है, मैंने उसको हुई या हुआ, मैंने उसको कहा ये कर ले, नहीं आता उनको। ना आने की वजह क्लिनिकल अटैचमेंट। आपके जितने भी अदारे हैं, मुझे किसी एक की क्लिनिकल अटैचमेंट बताएं। माफिया खड़ा है, होता क्या है, आप एफिलिएटेड विद द शेख ज़ैद हॉस्पिटल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किससे एफिलिएशन नहीं हुई। उसके बाद इत्तफाक हॉस्पिटल में एफिलिएशन हुई, वो क्या करते हैं, आप बच्चा आएगा, खड़ा रहेगा, मरीज़ को हाथ भी नहीं लगाएगा, सिर्फ माँ बाप को दिखाने के लिए कि हम एफिलिएटेड विद इत्तफाक हॉस्पिटल हैं। अंदर की कहानी नहीं पता कि वहाँ बच्चे को तो हाथ भी नहीं लगाने दिया जाता। ये चीज़ें बच्चों को मरवा गई हैं। उसके बाद अगर जो बच्चे जहाँ पे क्लिनिकल अटैचमेंट है वहाँ पे HOD भी नहीं सिखाते। 25-25 का ग्रुप आता है, जब आप 200-300 का इनटेक लोगे तो आप कैसे बच्चे को समझा सकते हो? KEA का एक पेरेंट्स अदारा है जो पहले स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी और कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी बन गया। देखिए वहाँ 42 हैं, नो डाउट
चौधरी लतीफ़ साहब के दौर में जो निकले हुए बच्चे हैं वो आज तक देखें अमेरिका, यूरोप, हर जगह गए हुए हैं। चौधरी लतीफ़ साहब से बाद में आने वाला इंटेक देखें, बड़ी कम रेशो है जो यूरोप ममालिक में जा रहे हैं, बहुत कम रेशो है। गए ज़रूर हैं, वो अपने बलबूते पे गए हैं। बच्चों को चौधरी साहब के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज़, वो कहते थे जब तक ये सीख नहीं जाएगा मैं इसको पास नहीं करूँगा। उनको अपने एक एक स्टूडेंट का पता होता था, 42 की क्लास के एक एक बच्चे के बारे में उनको पता था, किसी को ये हद तक उनको मेरे बारे में पता था। मैं ऐसे हेजिटेशन क्यों फील करूँ, हो सकता मैं निकम्मा हूँ, लेकिन मुझे, मैं कहूँगा जो उन्हीं की वजह से मेरी स्किल्स ज़्यादा अच्छी हुई हैं। तो अब आप दारों में 400, 500 बच्चा, 600, UMT देखें 1100 बच्चा है, 1100 बच्चे को आप कैसे अकोमोडेट करोगे। वो बच्चे भागते हैं, फिर इंटर्नशिप्स होती हैं, पेड इंटर्नशिप्स हो रही हैं, विदाउट इंटर्नशिप हो रही हैं। बल्कि उल्टा मैं तो हैरान परेशान हूँ, अब वो उन बच्चों से 5000 लेके या 10,000 लेके उनको इंटर्नशिप दी जाती है, जिसके मैं टोटली एंगेज्ड हूँ। आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेटअप में कोई बच्चे ने इंटर्नशिप की पेमेंट नहीं दी, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसे इंटर्नीज हैं जिनको मैंने पे किया है। मेरा फ़र्ज़ नहीं है मैं उन्हें पे करूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी पूरा स्टाफ बैठा होता है, लेकिन मैं कहता हूँ इनके अंदर ये ना हो। लेकिन मैं कितनों को करूँगा, 1, 2, 3, 4, 10 कितनों को खर्चूँगा, सेटअप पे डिपेंड करता है। मैंने इस वक्त 4 सेटअप्स खोले हैं। सदीक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की दोनों बच्चियाँ हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रही हैं, कोई उनसे मैं शेयर बेसिस नहीं ले रहा, जो कमाएंगी वो लेंगी। नूर हॉस्पिटल में देख लें, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का लड़का है वो कर रहा है। अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में अभी रिसेंटली मैंने अपने जो क्लिनिक्स हैं ना, इन सारों का एक CEO बना दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैंने आरिफ अली राना साहब को बनाया। वो अल नूर हॉस्पिटल, अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, असगर सदीक हॉस्पिटल, इन तीनों को वो देखेंगे। अब हम जितने बच्चे संभाल सकते हैं हमने संभाल दिए ना, अब बाकियों को कहाँ, जो 5-5, 4-4 हज़ार बच्चा निकल रहा है उसको कहाँ समाएंगे। इनमें हमारे सीनियर को चाहिए था इनटेक कम लेते, वो कभी कम नहीं लेंगे। अगर वो कम लेंगे यूनिवर्सिटी उनको नहीं रखेगी कि भाई बैठ जाओ, हमने पैसे कमाने हैं। लेकिन फ्यूचर तबाह करने से बेहतर है नौकरी छोड़ देना बेहतर है, लेकिन आज के दौर में कोई नहीं छोड़ेगा। इन बच्चों को तबाह बर्बाद करने में सीनियर्स का हाथ है। डिग्रियां बांटी गई हैं, डिग्रियां बांटी गई हैं। अब रिसेंटली MS डिफरेंट जगहों पे स्टार्ट हुआ है। MS बेसिकली क्लिनिकल डिग्री है। क्या उनकी क्लिनिकल अटैचमेंट है किसी जगह पे? नेवर, ज़ीरो। फिर उस MS का फ़ायदा, कुछ अदारे ऐसे हैं जो अब आके क्लिनिकल अटैचमेंट अच्छी दे रहे हैं, उनका फैकल्टी लेवल अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है जो मुझे इंतहाई बुरी लगती है, हमारे दौर में होता था कि हमें पढ़ाने वाला टीचर और हमारे दरमियान गैप होता था। टीचर जो होता था वो हमसे तकरीबन 10 साल सीनियर होता था। अब पता क्या होता है, इधर से स्टूडेंट निकला, वो अपनी पिछली क्लास का टीचर लग गया। क्या यार उसका कैलिपर है? वो नहीं है। उसको बोलने का, चालने का तरीका ही नहीं पता। टीचिंग एक तरीका, एक तजर्बे वाली चीज़ का नाम है, हाल ही पढ़ाना कोई काम नहीं है। टीचर का IQ लेवल हो जाए कि वो दूर से देखे तो वो कहे इस बच्चे को समझ नहीं आ रही, आ जाओ नीचे। तो जहाँ टीचर और स्टूडेंट का दोस्ताना माहौल होगा, पार्टियाँ चलेंगी, तो फिर बच्चा पढ़ेगा नहीं। बच्चों की मैं बताऊं, कुछ बच्चे आपकी, नो डाउट, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये फातिमा मेमोरियल के बच्चे कुछ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इंतहाई इंटेलिजेंट बच्चे हैं। पैथोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में उनका इतना नॉलेज है कि यकीन करें मैं अपने अंदर एम्बैरेसमेंट फील कर रहा था। ओपनली जो चीज़ काम है बोलना चाहिए कि मेरे अंदर, उन बच्चों को पढ़ाया गया, वो बच्चे पढ़ने वाले हैं। वजह 20 की क्लास है,
इसीलिए वो पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। तो जहाँ पे 400-500 बच्चा होगा वहाँ ऐसा नॉलेज किसी से नहीं मिलना। वो कुछ बच्चे हैं गॉड गिफ्टेड हैं जो घर बैठे उन्हें पता हमने पढ़ना है। तो हमारे सीनियर, आपको सारा पता है, इन्होंने भी किसी का छोड़ा नहीं है। शायद किसी को बुरा भी लगेगा मेरी बातों का, तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन सच सच कहना है, झूठ को झूठ कहना है। सर, सबसे अहम सवाल जो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी पूछना चाहती है, जो हर फिजियोथेरेपिस्ट जानना चाहता है कि फिजियोथेरेपी काउंसिल कब बनेगी। आपने मुझसे क्वेश्चन किया है कि फिजियोथेरेपी काउंसिल कब और कैसे बनेगी और इसके ना बनने की वजूहात क्या हैं। क्वेश्चन दो हैं। हमने 1999 में इसका इनिशिएटिव लिया था। उस वक़्त मैं पाकिस्तान फिजियोथेरेपी एसोसिएशन का मेंबर भी नहीं था। मेरे बड़े अच्छे तल्लुकात थे प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साथ। मैंने शॉर्टकट एक पीरियड लिया कि चलें किसी तरीके से हम इसका ड्राफ्ट तो कम से कम बिल जमा करवाएं। फिर हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर असगर खान साहब के साथ। मैं गया, उसमें डॉक्टर सलमान मलिक भी थे और नवीद बाबर साहब साथ थे हमारे। उन भी काफ़ी काविशें हैं उन लोगों की भी इस कौंसल में। उसके बाद दरमियान में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गैप आ गया क्योंकि 18 अमेंडमेंट आ गए, जिसके बाद डेवोल्यूशन हो गई। उन्होंने कहा जी सूबे अपना कौंसल बनाएंगे, फेडरल अपना काम करेगी, जिसकी वजह से ना वो कोई साल, 1.5 साल, 2 साल का एक ना गैप इसके दरमियान में आ गया। हमने फिर दोबारा इनिशिएटिव लिया जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई KPK में। तो मैंने अपने दोस्तों से मिलकर डॉक्टर सलमान मलिक, क्योंकि वो जा बजा मेरे साथ बहुत ज़्यादा इन टच थे और हम आपस में मिलकर चलते थे, मैंने कहा क्यों ना हम अपना सबसे पहले इसका इनिशिएटिव KPK से लें। अगर वहाँ पे सूबे के लेवल पे ये बन जाती है तो हम पंजाब लेवल के ऊपर केस कर सकते हैं कि ये पंजाब में क्यों नहीं बन रही। परवेज़ खटक साहब से मैंने मुलाकात करवाई, उसमें भी असगर खान साहब, मैं, सलमान मलिक, मोहसिन साहब आजकल UK में होते हैं, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं। उसने भी अंत तक मेहनत की मेरे साथ। जब हमने वहाँ पे मुलाकात की तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी हेल्थ को फ़ौरन कॉल की कि जी इनकी कौंसल का एजेंडा तैयार करें। उन्होंने हमसे टाइम मांगा। जब टाइम मांगा तो उसके बाद हमें एक लेटर रिसीव हुआ कि फेडरल ने प्रोविंसेस को कहा है कि जो कौंसल बनती है वो फेडरल के अंडर बनती है, वो 18 अमेंडमेंट में उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो हमारे प्लेटफॉर्म से बनेगी। हमें एक रास्ता मिल गया। हमने उसके बाद फिर जा बजा डॉक्टर आबिद मिनहास से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, भाई भी है। क्लैशेस दुनिया में आपको पता होते रहते हैं, बहन भाई में भी होते हैं। उनके साथ क्लैश तो नहीं थे लेकिन कुछ डिफरेंसेस बने, लेकिन काफ़ी अंत तक मेहनत, एंड तक कौंसल को बनाने में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, तमाम ड्राफ्टिंग करने में, ये करने में। लेकिन ज़िंदगी में ना दो चीज़ें होती हैं, एक ड्राफ्ट बनाना और एक पीछे माइंड मेकिंग होना कि हमने करना क्या है। ड्राफ्ट उन्होंने बनाया लेकिन पीछे माइंड 2-3 बंदों के बहुत चल रहे थे। सलमान मलिक से बहुत अच्छा नॉलेज था उसका रिगार्डिंग कौंसल। जुनेद गोंदल साहब का बड़ा अच्छा था। मैडम शादिया का बहुत साथ दिया उन्होंने। एक फ़ीमेल होके उठ के जाना किसी भी मीटिंग में, इस्लामाबाद, हाफजाबाद, मतलब HEC में किसी भी जगह पे जाना, मैडम का दिन और रात वो साथ जाती थी। तो जब हमने वहाँ पे अपने आप को इन करवाया तो उन्होंने कहा जी कि ठीक है हम आपका ड्राफ्ट तैयार कर देते हैं। उसमें DG हेल्थ भी शामिल हुए, HEC भी शामिल हुई, सारों के कंसेंसस लिए गए। फिर एक प्लेटफॉर्म बना जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ऑल पाकिस्तान से तमाम फिज़िकल थेरेपिस्ट को डिफरेंट प्रोविंसेस से बुलाया, जिसमें KPK भी आया, सिंध भी आया, पंजाब भी आया, बलूचिस्तान भी आया। हम सारों ने मिलकर वहाँ कंसेंसस तैयार हुए कि जी इस ड्राफ्ट को कैसे और किस तरह तैयार किया जाएगा, क्या ये PMDC के लेवल का बनेगा, क्योंकि डेफिनेटली एक ड्राफ्ट ने तैयार होना था। लकीली हमारा ड्राफ्ट तैयार हो गया। अब ड्राफ्ट तैयार होके तो कैबिनेट डिवीज़न में जाना था, तो उससे पहले
कैबिनेट डिवीजन में जब पहुंचना था तो डेफिनेटली उस वक्त मेरा टर्नओवर जो एज ए जनरल सेक्रेटरी वो ख़त्म हो चुका हुआ था। कुछ लोग मेरे अंगेज भी थे कि आप हट जाएं, न्यू नस्ल को आगे आने दें, यंग ब्लड को आगे आने दें। फिर भी मैंने इन लोगों को एक वर्ड बोला, मेरे बारे या मेरे अपोजिट एक महाज तैयार किया जा रहा था इस्लामाबाद में, और वो बरोज़ जुमे को वहाँ पे बहुत बड़ा एक इज्तिमा होने वाला था। वेरी फ्रेंकली कि मैंने उन लोगों को बिफोर टाइम बताया था कि जुमे वाले दिन आपको अच्छी खुशखबरी दूंगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह तारर का जिसने मेरी हेल्प की। मेरे कोई दोस्त अहबाब मुख्तलिफ सोर्सेज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मेरी अल्लाह तारर से मीटिंग करवाई। उसने सारा अल्लाह तारर से उसने कहा जी डॉक्टर साहब आप बेफिक्र हो जाएं, इस थर्सडे को कैबिनेट डिवीजन में फिजियोथेरेपी कौंसिल का बिल लाजमी पास करवाऊंगी मैं। मैंने इनको ओपनली सोशल मीडिया पे कहा कि जुमे को आपका जलसा नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाया। KPK से कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, नाम मेंशन करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने उनके मजाक को मतलब अब जब किसी के ऊपर हिट करते हो ना तो इंसान और ऊपर जाता है। मैं जब ऐसी चीज़ें सुनी तो मैं जाके तो अल्लाह तारर के ऑफिस में बैठ गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि बरोज़ थर्सडे 3 मई, मुझे आज भी डेट याद है कि उन्होंने फिजियोथेरेपी कौंसिल का बिल अलग सेपरेट पास कर दिया और अलाइड का अलग कर दिया। उसके बाद मुझे जा बजा फ़ोन आना शुरू हो गए, मुबारक हो, बहुत अच्छा हो गया काम। मतलब उन लोगों ने फ़ोन किए जो पहले मेरे से अपोजिट थे। हमारी कम्युनिटी में सबसे बुरा हाल ये है कि हम एक नहीं हैं, बताना ये चाह रहा हूँ। आप सोचें अगर ये कौंसल बन जाए, ये ना आमिर सईद की है, ना आबिद मिनाज की है, ना सलमान मलिक की है, ना जुनैद गुल, ना आपकी है, ना और किसी की है, ये एक कम्युनिटी की कौंसल थी। लेकिन लोगों ने नहीं सोचा। हमारे अंदर भी देखें, हर शोबे में, हर कम्युनिटी में ब्लैक शिप ज़रूर होती हैं। आपको बड़ी क्लियर एक बात बता दूं, कुछ आपके सीनियर हजरात ऐसे थे जो चाहते थे कि हम अलाइड में जाएं, और मैं वक्तन फ़वक्तन उस वक़्त भी अनाउंस करता था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे कि आपके लोग आपको अलाइड में ले जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब तक मैं हूँ ये जाने नहीं दूंगा। फिर 7 मई के बाद मैंने अपने आप को अलग कर लिया। नेक्स्ट इलेक्शन हो गए, इलेक्शन में हार जीत होती है, कैसे हार हुई कैसे जीत हुई गॉड नोज बेटर, लेकिन जीतने वाले जीत गए। नो डाउट मैडम उम्मुल बनीन जो है ना हर स्टेप के ऊपर साथ देने वालों में से है। देखिए मैं भी ट्रैप हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मैडम के अंदर कोई पॉलिटिकल साइन नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी भगदड़ मच गई उस वक़्त कि वो 2 ग्रुप बड़े स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिश हो गए। अब जितना काम कौंसल का था ना वो हैंड ओवर कर दिया गया इन लोगों के, नई कैबिनेट के पास चला गया। नई कैबिनेट ने क्या किया, वो मेरे ख्याल से आज 2 साल हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। उनका भी कोई कसूर नहीं, मैं अब भी कहूँगा। वो नई पोस्ट थी, उनको चलाने वाला ही कोई नहीं था। मैं पंजाब का प्रेसिडेंट बना, हमारी बैक के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रुप था, हमें चलाने में कामयाबी करता था, आप ये करें आप ये करें। उन बेचारों को समझाने वाला कोई नहीं था, इसलिए उनका कसूर कोई नहीं है। जिन्होंने नई कैबिनेट पीछे खड़े होके जिस तरीके से भी बनाई, वो खुद क्योंकि अलाइड में जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसके ऊपर काम ही नहीं किया। कौंसल अब जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, अब कौंसल आपके हाथ में से जा चुकी है। बड़ी क्लियर बात कह रहा हूँ। ये अब लोग नारा मारे, कई लोग इस वक्त आपके ऐसे हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हम अलाइड में भी आ जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, हमें हमारे राइट्स दे दें, ये दे दें वो दे दें। और भाई ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एक मरतबा अलाइड के अम्ब्रेला में आ गए तो उनका हेड एक होगा और वो आप में से नहीं होगा। वो 4 यूनिट तो बना देगा, आपके अलग बना देगा, टेक्नोलॉजिस्ट के अलग बना देगा, वेटरनरी के अलग बना देगा, स्पीच वालों के अलग बना देगा, लेकिन डील कौन करेगा? वो जो ऊपर बैठा होगा, वो आपको हिलने ही नहीं देगा। तो आप कैसे कह सकेंगे वी आर इंडिपेंडेंट?
जो अपर क्लास अलाइड एंड सेंट्रल काउंसिल की ऊपर बनेगी, उन्होंने आपके डिसीजन पावर देनी है। उन्होंने कहा ना जी हमने ये बिल रखा था कैबिनेट में, उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं होना, आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। आपकी काउंसिल इंडिपेंडेंट बननी चाहिए थी, वो नहीं बन सकी। काफ़ी मुजाहरे भी किए, ये सेक्रेटेरिएट में मैंने मुजाहरा किया, हालांकि मेरा राइट नहीं बनता था वो करना। मैं आपको बड़ी क्लियर, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरा काम ही नहीं बनता मैं गवर्नमेंट के अपोजिट वहाँ खड़ा होकर बात करूँ। और मैं आपको आज एक क्लियर बात बताऊँ, वहाँ तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर जितने आपके फिजर सब भाग गए थे उस वक्त जब मुजाहरा स्टार्ट हुआ था। ये याद है सर, अच्छी तरह। और मैंने उनको बड़े वाज़ा पैगाम लोगों को, फिर भी लोग हमारे वाज़ा पैगाम पे नहीं जाते। इनको अच्छे और बुरे बंदे की पहचान ही नहीं है। नई पौध उनका क्या कसूर है? कोई भी नहीं। मेरे पास आएगा, मैं जो समझाऊंगा वो उस ट्रैक पे चला जाएगा, आपके पास आएगा उस ट्रैक पे, उसके पास जाए, वो ट्रैक टू ट्रैक चल रहे हैं। अब उनके ट्रैक टू ट्रैक चलने में उनका कोई कसूर नहीं है, कसूरवार सीनियर है। सर, सीनियर और जूनियर्स के दरमियान हमें अक्सर इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। सर, ये इख्तलाफात क्यों हैं और इनको हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? भैया बात यह है कि सीनियर और जूनियर के इख्तलाफात, सबसे पहले तो बात है पैदा किए क्यों गए, इसके पीछे कौन था, इसके पीछे फिर वही बात आ जाती है। आपके सीनियर जो बहुत पुराने सीनियर वो थे। बच्चों के और हमारे दरमियान तो गैप होना ही नहीं चाहिए। एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जो दरमियान में कुछ अरसा पहले बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी। कोई बच्चा आता था इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पूछा जाता था आप प्राइवेट से हैं, हम आपको नहीं देंगे इंटर्नशिप। और भाई क्यों नहीं देंगे? यहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए हैं उन बेचारों के साथ। आप अंदाज़ा लगाएं, मैं लिवर ट्रांसप्लांट में एज ए HOD था, जब मैंने 38 स्टूडेंट रखे थे, 38 स्टूडेंट पास आउट जो थे वो सारे प्राइवेट के थे। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सुपीरियर यूनिवर्सिटी, UMT, GC यूनिवर्सिटी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, सारे बच्चे जो सुनेंगे उन सबको पता है। मैंने उनको वंस एंड टाइम भी नहीं पूछा कि आप प्राइवेट से हो या आप गवर्नमेंट से हो। ये इख्तलाफात उनकी, जैसे कहते हैं ना किसी नस्ल के अंदर बो देना और फिर आप उसको काटने पे आ जाते हैं वो फसल को, तो वो फसल आपके लिए नुकसानदेह होती है। ये खुद बीज बोया है। अब उसकी वजह से कभी भी नोट करें, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का बच्चा है वो गवर्नमेंट लेवल के बंदे की इज्जत भी नहीं करता। जिनके साथ हाथ हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जिनको इंटर्नशिप पे रख लिया वो आपकी लब्बैक कह रहा है, जिनको आपने नहीं रखा उसने आपके साथ बदतमीजी ही करनी है ना। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इन सारी बातों के बावजूद भी कुछ प्राइवेट सेक्टर के बच्चे, उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है। अब जब उनको जॉब नहीं मिलती, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तो वह सीनियर पे तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई, मैं ओपन सोशल मीडिया पे आके कह रहा हूँ, इंतहाई घटिया हरकत करते हैं। ये तो हर जगह पे कहा गया हुआ है कि किसी के मुतालिक बात करने से पहले अपने गिरेबान में खुद देखो कि मैं क्या हूँ। जब आप अंदर झांक कर देखोगे तो मेरा ख्याल है आप अपना सर भी बाहर नहीं निकाल सकते। किसी पे उंगली उठाना आसान है, 4 उंगलियां आपकी तरफ भी हैं। इन बच्चों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि मैं फिर कहूँगा ये जो ये हरकतें करते हैं उनका भी कसूर नहीं है। उनको कहा जाता है, वो क्या होता है, वो किसी सीनियर के क्लिनिक पे काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं हाँ इसके कमेंट्स के नीचे बेटा ये लिख। वो बेचारा मजबूर होगा, वो कहेगा मैं ना लिखूंगा तो कल इसको दिखाऊंगा, नहीं तो ये मुझे कहेगा चल भाग। और ये होता है। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हजरात हैं जिनको मैंने ये देखा है। ये हमारे सीनियर्स और उसके बाद जो थोड़े से मिड जूनियर आए हैं, क्योंकि उनसे नीचे भी जूनियर हैं, तो उन्होंने भी ये सारी गेम्स स्टार्ट किया और ये इंतहाई गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। इनके ट्रैक पे डालोगे, कल को वो गिरेबान हाथों में होंगे सबके। लेकिन बच्चों, आपको एक बात मैं बड़ी क्लियर बता दूं, आपकी जॉब्स, आपके क्लिनिकली चीज़ें, आपकी फैकल्टी, ये हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। आमिर सईद अगर चाहेगा अपने क्लिनिक में 4 से ज़्यादा 5 बंदे रख लेगा,
छठा बंदा कैसे अफोर्ड करेगा वो बैठ के? इशफाक साहब हैं, अपने के लिए वे 3 हैं, 4 कर लेंगे। और भाई पीछे से देखें मुफ्त कितना ज़्यादा आ रहा है। 4000 बच्चे को 10 को फिक्स हो जाएंगे, बाकी कहाँ जाएंगे? इसलिए हमारा कोई कसूर नहीं है, आपके एचओडीज़ का कसूर है या आपके एडमिशन लेते वक्त का कसूर है। आपको पहले देखना चाहिए। मुझे एक बात बताएं, हर बच्चा एमबीबीएस में क्यों नहीं चला जाता? वो इंजीनियरिंग में भी जाता है, उसमें सीए भी करता है, वो बायोकेमिस्ट्री भी करता है। यहाँ हर चौथा बच्चा जब एफएससी करता है उसको कहीं एडमिशन कहता है डीपीटी करनी है। लफ्ज़, एक और बात बता दूं, लफ्ज़ डॉक्टर ये तो बड़ी क्लियर बात है, ना एमबीबीएस लिख सकता, ना पीएचडी पर्सन के अलावा कोई भी नहीं लिख सकता। ये एक फोबिया है, लेकिन ये थोड़े लोग इस बात पे गलत भी हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे प्रूफ करूँगा। इंडिया में ये कोर्ट केस चला था, तो उनके चीफ जस्टिस ने कहा कि दे पीपल कैन राइट डाउन द प्रीफिक्स डॉक्टर। उसने उसकी साबित क्या किया? उसने कहा उसने डॉक्टर नुमान गफ्फार लिखा, उसने आगे लिखा फिजियोथेरापिस्ट। उसने कहा दे मेंशन इट कि वो फिजियोथेरापिस्ट है। उसने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर नुमान गफ्फार कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक, कंसल्टेंट जनरल सर्जन, ऐसा कोई नहीं लिखा। इसीलिए ये लोग लिख सकते हैं, इसलिए वो डॉक्टर लिखते हैं। कुछ लोग इसके नीचे भी डिबेट करेंगे जी कि नहीं लिखते। भाई अप एंड डाउन लिखते हैं। आप उनकी निकाल के देखें, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें ज़्यादा बताया गया है। आप गूगल्स पे जाके देखें तो लिखा हुआ है कि फिजियोथेरापिस्ट कैन राइट डाउन द डॉक्टर बट मेंशन द फिजियोथेरापिस्ट। जब आप फिजियोथेरापी लिख दिया तो किसी को प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। एमबीबीएस वाला बैचलर ऑफ मेडिसिन वाला सर्जरी, वो डॉक्टर लिखता है तो डॉक्टर लिख रहा है, लेकिन वो भी लिखता नीचे कंसल्टेंट फिजिशियन, कंसल्टेंट फलां, कंसल्टेंट फलां। तो इसीलिए इसमें मत जाएं। बाकी एक और बात रही जिसमें मैं थोड़ा इख्तलाफात है, हमारे नुमान भाई ने पहले भी इंटरव्यू लिए। एक पॉइंट बड़ा क्लियर कर ले, विदाउट मेडिकेशंस कोई भी दुनिया में इलाज मुमकिन है ही नहीं। मैंने 12 बड़े लोगों के देखे जी, विदाउट सर्जरी डिस्क इंजरी का इलाज होता है जी, फिजियोथेरेपी में ये होता है। यार क्यों? इसी बात पे आपके लोग अंगेज जाते हैं। सभी ऑस्टियोआर्थराइटिस में विदाउट मेडिसिन, मुझे मैं चैलेंज करता हूँ कोई मुझे फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट मेडिकेशन उसकी ट्रीटमेंट करके दिखा दे। नॉट पॉसिबल। उनकी डोमेन उनकी रहने दो, अपनी डोमेन खुद रखो। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। देखें, आप लोग खाना खाते हैं, रोटी सादी होती है, सालन होता है, सालन के अंदर भी लिक्विड होता है। खुशक सालन भी नहीं आप खा सकते। अब जब वो खाएंगे तो उसके बाद पानी भी पीना आपने। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन। तो मेडिसिन आएगी, उसमें मल्टीविटामिन आएंगे, पेन किलर आएंगी, वो लिखेगा, देन आप फिजियोथेरेपी करोगे, मोबिलिटी उसकी इंक्रीज़ करोगे, पेशेंट को इज नॉर्मल लाइफ। लेकिन ये वर्डिंग जो जी मैंने अक्सर वो फेसबुक पे देखता हूँ जी, विदाउट फलां ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैंने अभी रिसेंटली, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगा, एक मोहतरम साहब ने लिखा जी कि इंजेक्शन मत लगवाएं, 15 दिन के अंदर घुटना सीधा करवाएं। ले जी, मैं पब्लिकली चैलेंज करता हूँ, ग्रेड 5 का ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट मुझे वो बंदे या वो बंदी या जो भी ABCZ है वो ठीक करके दिखाए। हम पेशेंट के साथ ब्लफ कर रहे हैं। और ये भी आपको बात बता दूं, कुछ लोग अपने लेटर हेड पे मेडिसिन लिखते हैं, कुछ लोग जो तनकीद कर रहे होते हैं वो सादे पेज पे लिख रहे होते हैं बेसिकली, और वो अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि हम ना मेडिसिन नहीं लिखते। इन यूके फिजियोथेरेपिस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन, पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट। हमारे यहाँ वही बात आ गई, जब तक कौंसल नहीं बनी। अगर कौंसल बनती तो ये भी पैरामीटर्स पूरे हो जाने थे कि जी ये पेन किलर और मसल रिलैक्सेंट लिख सकते हैं। हमने वो किया नहीं है और हम एक दूसरे के ऊपर तो जाओ करते। यही लड़ाई का बाइस है। जूनियर को कुछ नहीं मिलता, वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है ये तो दवाई लिखता है, वो नहीं लिखता तो वो कहता है ये कि ये करता है। अब
मैं आऊँ तो फिर बड़ी सीधी सी बात करें, क्या हजामा हमारी फील्ड का है तल्लक? नहीं है। क्या एक्वापंक्चर हमने पढ़ा है? हमने नहीं पढ़ा। फिर हम ड्राई नीडलिंग क्यों कर रहे हैं? मुझे सबसे बड़ा इख्तलाफात एक और चीज़ पे है। माशाल्लाह इस इंटरव्यू के बाद बड़ी दुनिया बोलेगी भी, जो मर्जी कह ले। टेपिंग ट्रीटमेंट है, टेपिंग जस्ट है कि आप उसको क्रे बैंडेज भी बांध देना चोट लगते वक्त, उसके बाद वो जाता डॉक्टर के पास ही है। आप टेपिंग करके उसकी मोबिलिटी को क्या कर रहे हो? इमोबिलाइज्ड कर रहे हो। क्या एक डिस्क इंजरी होती है ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी, आप उस पर टेपिंग लगा देते हो, क्या उसकी डिस्क इंजरी कवर्ड कर जाएगी? चैलेंज करें मेरे साथ सारे, नहीं करेगी। तो बात है कि हम क्यों, वो तो उसको टेपिंग की बजाय उसको कमर की बेल्ट बांध दो, उसके 15 दिन बेल्ट नहीं खोलनी, वो ठीक होगा। हमने डिफरेंट वे अपना लिए हैं, पैसे कमाने के तरीके हो गए हैं। टेपिंग कार्ड चल रहा है, नीडलिंग कार्ड चल रहा है। इवन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे स्टूडेंट को बर्बाद करने में, फिर कहूँगा कुछ सीनियर के बाद जूनियर ने खुद नेक्स्ट जूनियर को तबाह बर्बाद कर दिया। वो पेन स्पेशलिस्ट के ऊपर जाके उनको कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, और भाई तल्लक ही कोई नहीं है हमारा, उनके क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? वैसे जो मनी है, बच्चों को यही पता होता है कि यार हम जाएंगे तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा और हम कहेंगे हमने ये भी किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने एक इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन के ऊपर यूएचएस के अंडर, उसमें प्रोफेसर साहब की डेथ हो गई हुई है, जो यूएचएस के वीसी साहब थे, उनके भी सिग्नेचर हैं, आर्थोपेडिक के भी सिग्नेचर्स हैं, और वो मेरा कोई आवर्स का सर्टिफिकेट था जिसके बाद लिखा हुआ है कि यू आर एलिजिबल फॉर इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन। और यार नहीं हो सके, 25 हज़ार रुपया भी दे दिया, मैंने भी दिया, 25 हज़ार दे के भी क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं एलिजिबल ही नहीं हूँ, पीएमडीसी नहीं मानती। हालांकि उस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि पीएमडीसी का अंडर ये सर्टिफिकेट हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं, उसके बावजूद नहीं आ। सर, आज की वीडियो में आप देखने वालों को, अपने सीनियर्स को और जूनियर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नई नस्ल और जूनियर्स को रिक्वेस्ट है, ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट छोड़ दो। जितने 4 घंटे इन सर्टिफिकेट्स पे जाके लगाते हो ना, वो 4 घंटे किसी बुक को खोल के पढ़ लो, आपको उससे ज़्यादा आ जाएगा। आप उस टीचर का सर खाओ जो आपको पढ़ाता है। टीचर पढ़ाना नहीं चाहता, स्पोर्ट्स के ऊपर सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसके ऊपर सर्टिफिकेट मिल रहा है। यार ये बकवास चल रही है, बंद करें इस चीज़ों को। स्टूडेंट को स्टूडेंट लेवल उनका बनाएं, उनका हैंड्स ऑन अच्छा करें, सर्टिफिकेट का मुंह ना भरें। कई मैं सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ, वो बेचारी बच्चियाँ ना वो ऐसे लगाती हैं, आई हैव 13 सर्टिफिकेट, 15 सर्टिफिकेट। अब भाई इन सर्टिफिकेट को, ये तो डस्टबिन के भी काबिल नहीं है, क्यों ऐसा कर रहे हो? लेकिन अगर आप उनके 50 सर्टिफिकेट को 1000 रुपये के साथ ज़रब दें तो आप देखें वो कहाँ पे पहुँच गया। कमाया किसने? सीनियर ने। वो तो एक आके लेक्चर दे गया स्लाइड के ऊपर, ठक ठक ठक, और ये निकल गया, पैसे पॉकेट में डाल लिए, फ़ायदा कुछ ना हुआ आपको। बहरहाल बच्चों, आपको खुश आबाद रखे। आने वाला वक्त बुरा नहीं है, आने वाला वक्त बहुत अच्छा है अगर आप अच्छे बन जाओगे तो। आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम सीनियर से कि जो बच्चा आए उसको गले लगाओ। आप उसको कुछ नहीं दे सकते, थोड़ा नॉलेज तो दे दो, वो इतना तो हो जाए कि जाके किसी का हाथ पकड़ के ट्रीटमेंट अच्छा दे सके, उसके हाथ में कुछ तो आएगा। दिमाग से उतार दें कि ये प्राइवेट है, दिमाग से उतार दें ये गवर्नमेंट का है, सब कुलीक हैं। बल्कि हमें चाहिए कि हम प्राइवेट को ज़्यादा गले लगाएं, उनको खुश करें कि आपने गलत जगह पे नहीं गए, ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है। बाकी बच्चों, आपको अल्लाह खुश रखे, कामयाबियाँ दे, यही कह सकता हूँ। और सीनियर की
इज़्ज़त करें, चाहे वो जो भी कहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, झुकने वाले को फल लगता है। जो दरख्त सीधा होता है ना, उसके ऊपर फल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने आपको बहुत कुछ देना है। आप फ्यूचर हो हमारा। हमारी उम्रें देखें अब कितनी हो गई हैं, कितनी रह गई हैं। आने वाले दौर में आप लोगों ने संभालना है। हम जाएंगे, आप आएंगे। सर, आपकी कामयाब प्रोफेशनल ज़िंदगी का राज क्या है? सबसे पहले तो जी, हर बंदे की प्रोफेशनल ज़िंदगी की कामयाबी जो होती है ना, वो माँ बाप की दुआएं होती हैं। देखें, अल्लाह, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी तो शफ़ाअत है हमारे ऊपर। दुनिया में रह के हमारी कामयाबी के लिए माँ बाप के हाथ उठते हैं। माएँ दुआ करती है। आप घर जाते हो, माँ फूंक मारती है, बाप फूंक मारता है। आप घर से निकलते हो, बाप दुआए खैर पड़ता है, मेरा बच्चा गया आराम से वापस आए, ये वो बड़ा मेहनत कर रहा है। उसके बाद मुझे अच्छे टीचर मिले। मियों में बहुत अच्छे टीचर थे। डॉक्टर अदनान कमाल मायर ऑर्थोपेडिक सर्जन थे। बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। मैं उनके चैम्बर में चला जाता होता था, सर मुझे बताएं ये क्या करना है, ये क्या करना है, ये फ़लाँ मरीज़ है तो इसको क्या होगा। उसकी एनाटमी पूछनी, फिजियोलॉजी पूछनी, हर चीज़ उनसे डिस्कशन होती थी। लेकिन बात है, टीचर भी बताने वाले होते थे। मैंने आपको पहला वर्ड बोला कि चोई लतीफ़ साहब ने हमें पंजाबी में मंझ के निकाला, और बहुत प्यार से निकाला। उसके बाद मेरे जो मौसिन थे वो थे डॉक्टर मसूद एहसान साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। ऐसा ऑर्थोपेडिक सर्जन मैंने नहीं देखा। मैं जब उनके पास क्लिनिक के लिए गया तो उन्होंने मुझे अपनी चेयर के सामने बैठा लिया। उन्होंने कहा आप मेरे सामने बैठा करेंगे और मैं जो पेशेंट एग्जामिन करूँगा आप उसको चेक करोगे। वो अल्लाह का बंदा, बहुत अच्छा बंदा था, नॉलेज था। वो क्या करता था, अगर नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट है, वो पूरे एग्जामिन करता था, उसके टेस्ट उस करके तो मुझे कहता था अब आप इसको साथ वाले रूम में ले जाओ, अब आप टेस्ट करके इसके लाओ, इसको क्या है। फिर हम डिस्कशन करते थे। उसके बाद उसने मेरा हाथ बहुत अच्छा खोला, नो डाउट। उस बंदे ने मुझे बहुत, इवन उसने मुझे सर्जरी साथ खड़ा करके करवाता था। उसके अंदर एक एक चीज़ बताता था, ये कॉडा कॉइना है, ये डिस्क है, ये यहाँ पे ये कर रहे हैं, ये नर्व आ रही है, ये स्पाइनल नर्व है, ये नर्व है। वो एक एक चीज़ करता था। लेकिन एक बात बताऊँ आपको, ज़िंदगी में मरीज़ की दुआएं लें। मरीज़ आपका बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट है। मरीज़ का उठा हुआ हाथ, उसकी दुआ कभी रायगा नहीं जाती। मरीज़ को जब भी ट्रीट करें ये सोच के करें कि या अल्लाह इसको शफा दे। पैसे तूने जो मुकद्दर में लिखा है लिखा है। पैसों के ऊपर कभी डिबेट ना करें। अगर मरीज़ कहता है मैं इतने पैसे नहीं दे सकता तो क्या, कोई मसला नहीं है, आपको जो दिल करता है वो दे दें। आपको उसके बदले में अल्लाह मियाँ और देता है। देखें, एक चीज़ माइंड में रखें, आज का दिन में अगर आज बरोज़ पीर है तो अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में अगर 3000 लिखा है, ना मैं 3100 कर सकता हूँ तो ना मैं 2900 कर सकता हूँ। तो ये तो एक क्लियर बात हो गई। इसीलिए हमें बनी नो इंसान का साथ देना चाहिए। जब आप साथ देते हो तो वो रब हमारा साथ देता है। ये जो लोग कहते हैं ना उसके फ़लाँ बंदे के हाथों में शिफा है, वो है, वो है, वो रब दे रहा होता है, क्योंकि आप उसके बंदे के साथ भला कर रहे होते हो। इसीलिए कैरियर के पीछे माँ बाप की दुआएं, मेरे बहन भाइयों की दुआएं, मेरे मामू की दुआएं, मेरे दोस्त अहबाब की दुआएं, नो डाउट। मुझे, आपको मैं एक मज़ेदारी की बात सुनाऊँ कि जब मैं पास आउट हुआ 1997 में, तो मैं तकरीबन 8 साल मैं अपने पेरेंट्स डिपार्टमेंट में नहीं गया। तो लोग मुझे बड़े गलत निगाहों से देखते थे, क्योंकि मैं मिला ही नहीं किसी को। आप मिलते हो तो किसी को पता है। डॉक्टर सलमान मलिक ने, जुनैद गोंदल, और हमारा एक दोस्त अमेरिका चला गया हुआ है, उसका नाम मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, बड़ा मजाकिया दोस्त था हमारा। उन्होंने हमें कहा कि आप डिपार्टमेंट में आए। हम बैठ के मिले। आज तक किसी टीचर को हमने तू करके नहीं बोला। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मैडम सालिया, मैडम निग्गत, मैडम शुमाइला, मैडम सोबिया, ये सब हमारी सीनियर थी। अगर एक रास्ते से जा रही हैं तो हम छुप के खड़े हो जाते थे। टीचर की रिस्पेक्ट करना सीखें। टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे, कामयाबियाँ
आपकी झोली में आएंगी। जहाँ कदम रखेंगे वो सोना बन जाएगा। लेकिन बनी नौ इंसान की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, लोगों के हुकूक़ के मुताबिक चलें। प्रोफेशनल, देखिए प्रोफेशन यही कहता है ना, हमारा प्रोफेशन तो एक बनी नौ इंसान प्रोफेशन है ना। एक इंसान आता है, उसके घुटना है, तो एक अल्लाह ने बनाया घुटना आपके हाथ में दे दिया थे, इसमें आप ठीक करो, तो कितनी बड़ी बात है। तो इसीलिए बाकी दुनिया में आपको पता है शुगल मेला चलता रहता है। कोई हमें अच्छी नज़रों से देखता है, कोई हमें बुरी नज़रों से देखता है, कोई हम पे इल्ज़ाम लगाता है, कोई हमारी तारीफ़ करता है। ये तो देखें, मैं बड़ी सीधी सी बात है, इल्ज़ामात तो अल्लाह माफ़िद हमारे पैगम्बरों पे, पीरों पे भी लगे हैं। तो इसीलिए इनको मैं बहुत ज़्यादा नहीं करता। कोई करता तो मैं उन्हें कहता हूँ यार अच्छी बात है। कोई कहता है ना किसी ने आपको गाली दी, तो मैं कहता हूँ यार बता उसको कोई एक और दे, क्योंकि मेरा कुछ नहीं गया, गया उसी का है। तो इसीलिए हर एक के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दें। आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिवपन ही आएगा और आपकी कामयाबी आएगी। मत सोचें कि आमिर सईद कितना कमा रहा है, मैडम शादिया कितना, डॉक्टर नुमान गफ़ार कितना कमा रहा है। सोचो मैंने कैसे कमाना है। जिस दिन ये सोचोगे उस दिन आप आगे जाओगे। मेरे डॉक्टर साहब कहते होते थे, डॉक्टर मसूद खान अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, वो कहता था यार ये नहीं सोचना ये 5 लाख का नुकसान हो गया तो सोचता रहो, आगे की सोच अब क्या करना है। मैंने हमेशा, वो मेरा आइडियल बंदा था, मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया हुआ। जो गुज़र गया वो गुज़र गया, आगे सोचना है। पीछे सोचूंगा तो पीछे ही रह जाऊंगा। तो इसीलिए बच्चों पीछे की मत, और किसी के मुतालिक मत नेगेटिविटी रखो। बल्कि आपको कोई किसी के बारे में आके कहता तो कोई यार ऐसा नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हुई है, आप देखिएगा दोबारा आपसे बात नहीं करेगा वो। तो अच्छे बच्चों, कामयाबी अल्लाह ताला देता है। माँ बाप की खिदमत करो, सब कुछ मिलता है। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ऐसी बातें की जो कि हर फिज़ियोथेरेपिस्ट जानना चाहता है लेकिन वो पूछ नहीं सकता। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से तमाम सवालात के जवाबात सबको तसल्ली बख्श मिल जाएंगे। एक तो नुमान, सबसे ज़्यादा तो शुक्रिया मैं तुम्हारा अदा करूँगा जो आप इतना कीमती टाइम निकाल के आए, और हमें आप बच्चों के लिए टाइम निकालना चाहिए। आप ही के ज़रिए जो हमारे दरमियान कम्युनिकेशन नहीं है जूनियर तक, वो होगी, और सारा मतलब कि मेंटली क्लियर हो जाएंगे वो लोग। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।